नमस्कार। बीते संसद सत्र में आपने एक चीज़ देखी होगी। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक लंबा व्याख्यान दिया, लंबी बात की। करीब 2 घंटे तक उनका भाषण चला। और चूंकि अरसे बाद लोकसभा को नेता विपक्ष मिला है और नेता विपक्ष को एक संवैधानिक दर्जा हासिल है, इसलिए आप देखेंगे कि पूरे समय तक जब तक राहुल गांधी ने अपनी बात रखी तब तक नेता सदन यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक के दौरान, उस व्याख्यान के दौरान बैठे रहे, उनको सुनते रहे। लेकिन सदन के इतिहास में या संसद के इतिहास में कहें तो यह पहला मौका रहा जब नेता विपक्ष के मेडन स्पीच पर, मेडन स्पीच उसको कहते हैं जो पहली बार दिया जाता है, तो पहली स्पीच पर, पहले भाषण पर कम से कम 4 मंत्रियों ने आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह 2 बार खड़े हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए और खुद प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात पर एतराज जताया। संसदीय परंपरा में एक चीज निहित है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि कोई भी सदस्य या कोई जिम्मेदार पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी जब अपनी मेडन स्पीच देगा तो उसको टोका टाका नहीं जाएगा और उससे भी उम्मीद की जाती है कि अपनी मेडन स्पीच में विवादास्पद मुद्दों को नहीं रखेगा। और विवादास्पद मुद्दों की बजाय ये कह सकते हैं कि तथ्यहीन और आधारहीन बातें नहीं रखेगा, किसी पर निजी चोट, निजी हमला नहीं करेगा। इन अर्थों में देखें तो राहुल गांधी का भाषण जो था वो वैसा नहीं था। मेडन स्पीच के जो निकष है, जो कसौटी है, उस पर खरा नहीं उतरा और इसीलिए सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष की मांग के चलते उनके भाषण से कई तथ्यहीन चीज़ें हटाई गईं, रिकॉर्ड से हटा दिया गया, कार्रवाई से हटा दिया गया, कार्रवाई नहीं कार्यवाही से हटा दिया गया। ठीक इसके अगले दिन आप देखेंगे कि जब सदन में आम आदमी पार्टी के नेता, बल्कि राज्यसभा की बात कर रहा हूं, कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उन्होंने जब व्याख्यान देना शुरू किया, जो अपना भाषण शुरू किया, और वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान ही हो रहा था, तो आसन पदेन अध्यक्ष के नाते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी कई बार बातें काटी या उनको रोका, उनको बोलने से रोका। उचित होगा कि उनको बोलने से रोका। और बाद में जब संजय सिंह ये कहने लगे कि अगर इस तरह से उनको रोका जाएगा तो वो अपना भाषण पूरा नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो उपराष्ट्रपति ने उनको बोलने की अनुमति दी। और जब वो बोलने लगे तो कई बार उनके भाषण को बीच में ही एक्सपंज किया गया। ऐसे हर संसदीय सत्र में मौके आ रहे हैं जब संसद के सदस्य, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो जिम्मेदार हो, चाहे वो प्रतिष्ठित हो, वैसे तो हर संसद सदस्य अपने आप में ही प्रतिष्ठित होता है, लेकिन उनमें भी जो ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, ज़्यादा जवाबदेह हो, ज़्यादा जिम्मेदार पद पर हो, वो भी ऐसे भाषण करने से, ऐसी बातें कहने से अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, अपने को मर्यादित नहीं कर पा रहे हैं जो तथ्यहीन है, आधारहीन है या ऐसे ही कुछ हैं। 1963 में 4 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 1962 में चीन की पराजय के बावजूद हुए चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि वह जीत 1957 के मुकाबले छोटी थी।
इसके बाद हुए 1963 में हुए उपचुनावों का बड़ा महत्व था। ये उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद, अमरोहा और जौनपुर सीट्स पर, और चौथी सीट थी गुजरात की राजकोट। फर्रुखाबाद से समाजवादी नेता चिर विद्रोही के रूप में विख्यात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुने गए। अमरोहा से आचार्य JB कृपलानी चुने गए। जौनपुर से गठबंधन के उम्मीदवार, उस समय के जनसंघ, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी पूर्वज पार्टी कह सकते हैं, पूर्व रूप कह सकते हैं, उसके नेता, उसके महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और राजकोट से स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार पीलू मोदी। दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ बाकी तीनों जीत करके पहुंचे और पहले से कटक से चुन करके संसद में 1962 से में ही चुन करके संसद में पहुंचे थे, लोकसभा में पहुंचे थे डॉक्टर लोहिया के शिष्य किशन पटनायक। तो इन 4 लोगों ने मिलकर जो संसदीय बहसों की परंपरा शुरू की और जिस तरह से तत्कालीन सत्ता को घेरा, ऐसा कहा जाता है कि उसका उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। ऐसी ये भी बात कही जाती रही है कि जब ये चारों नेता सदन में आते थे तो सदन थरथरा उठता था, जबकि उस समय के सत्ता पक्ष के पास अपार बहुमत था। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये सवाल उठ सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पाए। तो उन्होंने किया, इसलिए किया कि वो पूरी तैयारी के साथ, संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, और शायद ये सभी के सभी लोग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से उभरे थे, इसलिए उनके सामने देश को बनाने का, देश को एक नैतिक आधार पर शासन व्यवस्था देने का सपना था। और इस नैतिकता और उस सपने का जो सम्मिश्रण था, जो मेल था, उसके जरिए उन्होंने बड़ी लकीर खींची विपक्ष की भूमिका के रूप में। संसदीय व्यवस्था में जितना महत्व सत्ता पक्ष का है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। लेकिन आप देखेंगे कि संसदीय विपक्ष आज के दौर में रचनात्मक कम, विध्वंसात्मक कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। और इन अर्थों में देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका जो है वो रचनात्मक कम होती गई है। जिस ब्रिटिश शासन व्यवस्था से हमने ये परंपरा ली है, संसदीय शासन की परंपरा, उसमें जो विपक्षी दल होता है वो बाकायदा छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट बनाता है। और वो छाया कैबिनेट के मंत्री सरकार के मंत्रियों पर अपने अपने समकक्ष, जैसे जो सरकार का गृह मंत्री है तो छाया मंत्रिमंडल का गृह मंत्री उस पर निगाह रखता है, सरकार के वित्त मंत्री पर छाया कैबिनेट का वित्त मंत्री निगाह रखता है। तो ऐसे रखते हैं और एक सार्थक, सहज, चर्चित बहस करते हैं। भारतीय संसद में ऐसी बहसें लगातार गायब होती चली गई हैं। मित्रों, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने 1996 से लेकर के 99 तक, 2004 तक के संसद को बहुत करीब से देखा है और उसमें रिपोर्टिंग भी की है 98 से लेकर के 2004 तक। तो उस समय देखते थे कि सोमनाथ चटर्जी, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र, ये सब लोग अपनी सीटों पर ही रह करके बात करते थे। और जब खड़े होते थे तो उनको सुनने के लिए लोगों की, सांसदों की एक तरह से टकटकी लग जाती थी। और तब बहसों का एक स्तर होता था, तब तक भी बहसों का एक स्तर रहा। लेकिन आजकल बहसें लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। तो हमें एक याद आता है, गुरदास दास गुप्ता थे, बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे, CPI से राज्यसभा के सदस्य थे। CPI से राज्यसभा के सांसद होने के नाते जब वो विदा हो रहे थे, शायद 2001 की बात है या 2 की बात है, तो उस समय उन्होंने वित्त मंत्रालय में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPA जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के कॉलिंग अटेंशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। और उस प्रस्ताव का जो असर हुआ, उस पर जो चर्चा हुई, मुझे आज भी याद है कि उस चर्चा के समापन के तुरंत बाद जब तत्कालीन
वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरदास दास गुप्ता को याद किया था तो कहा था कि दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सलाम कि आपने जाते जाते संसद को हिला दिया अपनी एक बहस से। उन बहसों की तुलना में आज की बहसों को देखें, आप पाएंगे कि बहसों का स्तर उस तरह का नहीं है। आप संविधान सभा की बहसें देखिए, प्रसार भारती की वेबसाइट पर, प्रसार भारती के जो यूट्यूब पर आर्काइवल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। उन बहसों का रूप देखिए, उन बहसों में उठाए गए मुद्दे देखिए, उस पर सत्ता पक्ष की का जवाब देखिए। और ऐसा नहीं कि पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान नहीं होती थी, बहुत होती थी, लेकिन एक न्यूनतम मर्यादा जिसे कहते हैं वो बहुत रहती थी। अब वो मर्यादा कम हुई है। क्या हम यही संसदीय लोकतंत्र लेकर के जा रहे हैं? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग इन बहसों को देखते हैं और सोशल मीडिया के दौर में हम इन बहसों के बारे में देख रहे हैं कि इन बहसों को भी सार्थक और सही ठहराने की कोशिश अपने अपने तय हो रही है। अगर कभी सत्ता पक्ष का व्यक्ति भी इस तरह की बात कहता है तो सत्ता पक्ष के लोग भी उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का उनका हराउल दस्ता उसको सही करता है। और विपक्ष का तो खैर बात ही मत पूछिए, वहाँ तो राहुल गांधी के ही भाषण को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है और उसको ऐसे प्रस्तुत करके बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी ने सत्ता को खड़े होकर के आसन के समक्ष घिघियाने के लिए या अपनी शिकायत करने के लिए मजबूर कर दिया, जो भी समझें आप। मुझे लगता है कि शासन को लेकर के देवीलाल की कही हुई बात को हमें याद करना चाहिए। देवीलाल समाजवाद के नेता थे, लेकिन वो कहा करते थे कि शासन जो है ना, लोकतंत्र का शासन लोकलाज से चलता है और लोकलाज शासक में होना चाहिए। और शासक में सिर्फ सत्ता नहीं होती है, विपक्ष भी होता है। संसद में पहुंचा हर व्यक्ति शासक होता है, क्योंकि कानून बनाने में, चाहे न पक्ष में चाहे विपक्ष में, कानून को लागू करने न करने देने में अपनी अपनी तरह से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए शासन को ये मान लेना कि सिर्फ जो सरकार में है वही शासन में है, जो विपक्ष में है वो नहीं है, ये भी थोड़ी संसदीय जो सोच है उसको सीमित करना है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये लोकलाज शासन को ध्यान में रखना होता है, लोकलाज का ध्यान शासन को रखना होता है, और जो गरिमा है वो बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। और यह गरिमा ही लोकतंत्र के बुनियादी आधार यानी लोक को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है और उसके प्रति अभिभूत होने, नमन करने या झुकने या स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। शासन को अपनी भूमिका नहीं भूलनी चाहिए, लोग को भी अपनी भूमिका नहीं भूलनी चाहिए। और इन अर्थों में अगर देखें तो आज हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो कहीं न कहीं अपनी राह से विचलित होती दिख रही है। मुझे लगता है कि इस ओर लोग का ध्यान जाना चाहिए। अपनी परंपराओं की जो मजबूत बुनियाद रही है उस पर हमें अपने भविष्य के कंगूरे खड़ा करना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।